आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रक्त यानी ब्लड। टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले है रक्त होता क्या है, कैसा रक्त की प्रकृति कैसी होती है। ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल यानी ये द्रव प्रकार का होता है। एक संयोजी यानी कनेक्टिव, उत्तक यानी टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, जो सेल होती है अपनी, उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो एक उत्तक का प्रकार यानी टिश्यू बन जाता है। तो ये क्या है, रक्त अपना एक तरल संयोजी उत्तक है। कई बार पूछ लेता है कि रक्त अपना कैसा है, तो तरल संयोजी उत्तक है। जो रक्त होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। मनुष्य में जो रक्त होता है वो मनुष्य के बाहर का कितना परसेंट होता है, तो 7% से लेकर 10% लगभग आ जाए तो ऑप्शन में 7% खून होना चाहिए मनुष्य के बाहर अपने पूरे बाहर का। कितना लीटर, 5 से 6 लीटर खून होना चाहिए एक मनुष्य के अंदर, स्वस्थ नागरिक के अंदर। पुरुषों के अंदर कितना खून होता है, 5 से 5.5 लीटर। और महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, 4 से 5.5 लीटर खून होता है। जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। 7.4 का मतलब कि हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय होता है, हल्का। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपना जो रक्त है उसकी प्रकृति कैसी होती है, हल्की क्षारीय। जैसे कि जो पीएच मान वैल्यू होती है वो 14 तक होती है ना, 7 तक ऊपर जाए तो वो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। और जो 7 से नीचे रह जाए यानी 0 से लेकर 7 तक वो कौन सा होता है, अम्लीय होता है। और जिसकी 7 वैल्यू होती है वो कौन सा होता है, उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। वो कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जो ब्लड होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है उसका प्लाज्मा, एक भाग होता है ब्लड सेल, यानी इसको हिंदी के अंदर कहते हैं रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं, रुधिर कणिकाएं। ब्लड को पूछ लिया जाए कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा विलियन है, केमिस्ट्री के अंदर आ जाए तो इसको उसका उत्तर होगा कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल का भी पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, पायस। तो उनका कौन सा पार्ट है, रक्त कौन सा है, पायस। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार इसलिए। फिर प्लाज्मा है ना, रक्त के अंदर प्लाज्मा का भाग कितना होता है, 55% भाग होता है। और जो रुधिर कणिका होती है ना, उनमें 55% भाग होता है। जो रक्त के अंदर जो रुधिर, जो ब्लड सेल होती है इनको 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। देखो पहले पढ़ते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा होता है ना, ये नॉन लिविंग होता है, यानी ये नॉन लिविंग होता है। और ये क्या, आरबीसी ये क्या होती है, ये सजीव होती है ये। और ये क्या होता है, प्लाज्मा निर्जीव होता है। और जो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, पानी होता है और प्रोटीन होता है और अन्य पदार्थ जैसे लवण हो गया, थोड़ा मोटा ग्लूकोज हो गया, बहुत कम। लेकिन पानी है वो 90 से 92% मात्रा पानी की होती है। इसके अंदर प्रोटीन होता है, 5 से 7% प्रोटीन होता है। और अन्य बच गए वो बाकी। पूछ लिया जाता है कि जो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये क्या करता है, रक्त दाब को, प्रेशर को क्या करता है, और वह रक्त पीएच मान को बनाए रखने का काम कौन सा करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या है, रक्त दाब व रक्त पीएच मान को बनाए रखने का काम करता है। फिर होता है ग्लोब्यूमिन, जो प्रोटीन है उसका क्या काम है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का काम ये ग्लोब्यूमिन प्रोटीन काम करता है। और ये होता है फाइब्रोजन जन इम्पोर्टेंट है। ये फाइब्रोजन है ना, वो रक्त का थक्का बनाने के अंदर इसका काम आता है। फाइब्रोजन ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ये इसको तो याद रखना है। फाइब्रोजन क्या काम करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। लेकिन ये जो फाइब्रोजन बनाता तो ये लीवर है अपना, यानी यकृत तो इसको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन होता किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर होता है। और एक एपिरीन होता है। ये दोनों बनाता कौन है, ये प्रोटीन पूछ ले, ये प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है यानी यकृत करता है। और ये होते किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर ये क्या काम करते हैं, ये रक्त का थक्का बनाता है फाइब्रोजन। और एपिरीन क्या करता है, रक्त को जमने नहीं देता, यानी जमने नहीं देता, जिससे कि अपने जो खून है अच्छी तरह से सर्कुलेट होता रहता है। फिर देखो प्लाज्मा का जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है, हल्का पीले रंग का होता है। ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो पीले रंग का होता है। इसका पीला पीला रंग होने का कारण क्या है, ये एक बिलीरुबिन हार्मोन होता है। एक बिलीरुबिन हार्मोन, एक किरेटिन भी कहा जाता है कई बार। इसके कारण क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, पीला होता है, बिलीरुबिन हार्मोन के कारण, प्रोटीन के कारण।
जो प्लाज्मा में प्रोटीन हटा दें, अगर प्लाज्मा इक्वेशन आता है, अगर प्लाज्मा के अंदर से ये फाइब्रोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बाकी बच गया, बाकी बचे उस भाग को क्या कहते हैं, तो उस भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। जो सीरम क्या है, ये जमता नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। जो प्लाज्मा में प्रोटीन को अगर हम निकाल दें, फाइब्रोजन प्रोटीन उनको निकाल दें तो बाकी बच गया उस भाग को क्या कहते हैं, उस भाग को सीरम कहा जाता है। ये जो प्लाज्मा है ये काम क्या करता है, ये प्लाज्मा है पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई करता है। पौष्टिक पदार्थ यानी जो पचा हुआ अपना भोजन होता है, और हार्मोनों का शरीर में क्या करता है, उसका संवहन करता है। जो प्लाज्मा ये क्या काम करता है, पचा हुआ भोजन व हार्मोनों का अपने शरीर के अंदर क्या करता है, संवहन करता है इनका। फिर पढ़ते हैं हम ब्लड सेल यानी रुधिर कणिकाएं। ये क्या होती, इनका 3 भागों में बांटा जाता है। एक होती है आरबीसी। आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल। इनकी खोज किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहोक ने इनकी खोज की थी। आरबीसी की लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं इनको। देखो फिर इनका निर्माण है ना आरबीसी का कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। एक कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी आ जाता है लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, तो इसका आंसर आएगा लाल अस्थि मज्जा। जो क्या होता है, ये अस्थि मज्जा है ना खोखली हड्डी के अंदर होता है। अपनी जैसे ये हड्डी है, ये येलो बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो होती है, तो उसके क्या है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर क्या है, आरबीसी का निर्माण होता है। और जो आरबीसी का निर्माण तो हमने देख लिया कि बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर होता है, लेकिन इनका जो अंत यानी ख़त्म कहाँ पर होती है, प्लिया के अंदर। थोड़ा आगे पढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये आता है, जब बच्चा है वो भ्रूण अवस्था में होता है, जब बच्चा है जो भ्रूण अवस्था के अंदर होता है, पेट के अंदर होता है माँ के, तो उस समय आरबीसी क्या होती है, कहाँ बनती है, तो लीवर के अंदर बनती है, यकृत के अंदर जब आरबीसी बनती है। यकृत के अंदर क्यों बनती है, क्योंकि यकृत जब जब भ्रूण के अंदर होता है तो बच्चे के अंदर हड्डियाँ विकसित नहीं होती, इसलिए जो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर पढ़ते हैं हम जो आरबीसी है, आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। ये भी क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। अगर जो ये आरबीसी होती है ना, इनकी संख्या अगर इनकी संख्या क्या है, ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया है, इससे खून क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अगर अब ये जो आरबीसी होती हैं उनका जो अंत होता है यानी विनाश होता है कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को हिंदी के अंदर प्लीहा कहते हैं, और इनका नाम तिल्ली भी, इनको क्या कहा जाता है, तिल्ली भी कहा जाता है। तो ये प्लीहा पाई कहा जाती है। ये प्लीहा क्या कहाँ पाई जाती है, जो अपना स्टमक होता है, अपना जो पेट होता है स्टमक होता है, इसके इधर पाई जाती है, स्टमक के इधर पाई जाती है प्लीहा। तो ये पेट के ऊपर पाई जाती है, पेट के बराबर के हिस्से में, लगभग बराबर में पाई जाती है। जो आरबीसी होती है ना, प्लेटलेट्स स्टोर होती हैं, इसीलिए ब्लड बैंक कहते हैं। जो ये अपना प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, इसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं और जो आरबीसी होती हैं, कहाँ पर स्टोर होती हैं, प्लीहा के अंदर ही स्टोर होती हैं। ये वहीं पर जो अपना नष्ट हो जाती हैं, वहीं से अपना फिर दोबारा से जनरेट हो जाती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। जो आरबीसी की कब्रिस्तान में किसको कहा जाता है, प्लीहा को, क्योंकि यहीं पर ही आरबीसी का ख़त्म होती है और दोबारा फिर यहाँ पर रीजनरेट होती है। जो स्प्लीन होता है उनका वजन कितना होता है, इसका 150 ग्राम वजन होता है। और जो स्प्लीन, जो जब डेंगू बीमारी हो जाती है ना, उसमें क्या स्प्लीन को प्रभावित करता है। क्या जब पूछ लेगा कि जो डेंगू होता है वो किसको प्रभावित करता है, स्प्लीन यानी प्लीहा को प्रभावित करता है। आरबीसी। फिर पढ़ते हैं हम आरबीसी का कार्य क्या है। आरबीसी का कार्य है शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा CO2 को वापस लाना। आरबीसी क्या कार्य करती है, शरीर के प्रत्येक भाग के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को वापस लाना। देखो फिर पढ़ते हैं आरबीसी की गणना। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो मेल के अंदर कितना होता है, यानी आदमी यानी पुरुषों के अंदर कितना होता है, 14 से 16 ग्राम, और जो फीमेल होती है महिलाओं के अंदर 12 से 14 ग्राम होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी की जो गणना है,
क्या हीमोसाइटोमीटर से होती है। जो हम आरबीसी की जो संख्या नापते हैं वही कितनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा संख्या होती है इनके आरबीसी की। कितनी होती है, संख्या होती है 50 से 70 लाख, और मिलियन में बात करें तो 5 से 6 मिलियन होती है इनकी संख्या होती है। तो ये किससे मापते हैं, हीमोसाइटोमीटर के यंत्र से मापी जाती है ये जो आरबीसी की गणना। जो आकार होता है आरबीसी का कैसा होता है, ऐसे बाई कॉनकेव के जैसा, यानी जो ये नहीं होता जो क्या बालूशाही आती है उसके आकार का होता है। बालूशाही इस ऐसी ही आती है, बालूशाही का भी आकार ऐसा होता है। आरबीसी की आकार कैसा होता है, ऐसा होता है, बाई कनकेव होता है। अब हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन, हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से बनता है। जब क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है आयरन की कमी से। अगर इस आयरन की कमी, आयरन किस किस में ज़्यादा होता है, पत्तेदार सब्जियों के, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें ज़्यादा आयरन होता है। पालक के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन होता है, पत्ता गोभी में होता है, केले के अंदर होता है, गाजर, विटामिन ए भी गाजर में बहुत ज़्यादा होता है, आँखों के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है गाजर। और गुड़ और पपीता और अनार के अंदर भी आयरन होता है। तो ये क्या होते हैं, आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको अरक्तता भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन कम, यानी ऐसे पूछ लेगा कि आयरन से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। तो ऐसे भी कह सकता है कि हीमोग्लोबिन जब कम हो तो शरीर में क्या हो जाता है, अरक्तता हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और आयरन की कमी के कारण भी क्या हो जाता है, एनीमिया, अरक्तता हो जाता है। एनीमिया की इसको क्या पूर्ति करने के लिए B6, B9, B12 फोलिक अम्ल की कमी से भी क्या हो जाता है, B9 की वजह से भी क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी की संख्या सोते समय, क्वेश्चन आ चुका है, जब आरबीसी की जो संख्या है जब सोते हैं हम तो 5% तक कम हो जाती है आरबीसी की संख्या। और जब ऊंचाई यानी पहाड़ों के ऊपर हम जाए तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। और जब समुद्र तल से बात करें हम तो 4200 मीटर तक क्या है, ये 30% बढ़ जाती हैं, 30% बढ़ जाती हैं। स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ओनली ऊँट और लांबा को छोड़कर आरबीसी, ऊँट के अंदर और लांबा के अंदर तो क्या होती है, आरबीसी होती हैं। आरबीसी में केंद्रक होता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है, लेकिन बाकी जो बच गए स्तनधारी उनके अंदर क्या है, केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता आरबीसी में। आरबीसी की मृत्यु होती है तब बिलीरुबिन ये बनता है, बिलीरुबिन प्रोटीन बनता है, जिससे क्या होता है, खून ज़्यादा होता है। नहीं, जो लीवर, ये बिलीरुबिन हार्मोन बनता है ना, जब आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो बिलीरुबिन हार्मोन बनता है। जो ये क्या करता है, लीवर इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, इसको लीवर क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। और जो बिलीरुबिन की जब मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए खून के अंदर तो क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, जो अपना शरीर है पूरा पीले रंग का पड़ जाता है। तो ऐसे पूछ सकता है, पीलिया रोग में क्या है, किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाती है, आरबीसी में। तो बिलीरुबिन की मात्रा आरबीसी के अंदर अगर ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। अगर डब्ल्यूबीसी क्या होता है, वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। उनको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या वैज्ञानिक नाम क्या है इनका, इनका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। इनका आकार होता है ना वो अमीबा के जैसा होता है, ये आकार बदल सकती हैं डब्ल्यूबीसी अपना। और ये इनका महत्वपूर्ण काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का ये क्वेश्चन कई बार आता है, शरीर को रोगों के संक्रमण से कौन सी सेल बचाती है, तो कौन सी है, डब्ल्यूबीसी रक्त कणिकाएं में शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 से 10,000 इनकी संख्या होती है कम से कम। अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसको रक्त कैंसर भी कहते हैं। जब ब्लड कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि जब ल्यूकेमिया कब होता है, ऑप्शन में दे देगा कि डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण, डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने के कारण, दोनों के कारण, उपरोक्त सभी। तो हमें क्या करना है, डब्ल्यूबीसी की संख्या जब बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, रक्त कैंसर। अगर कम हो जाए मान ले तो क्या हो जाता है, एड्स होता है, रोगों से लड़ने की कमी कम हो जाती है, यानी हमारा शरीर रोगों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है, जिससे क्या होता है, एड्स रोग हो जाता है। और एड्स रोग को टेस्ट कराने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एड्स की जानकारी के लिए भी एड्स है या नहीं तो कौन सा टेस्ट लिया जाता है, एलिसा टेस्ट लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। फिर होता है जो ये होती है ना डब्ल्यूबीसी, इनको 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। इनका डब्ल्यूबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी की तरह, और इसका लिम्फ नोड के अंदर भी होता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन के अंदर भी माना जाता है। और क्या होती है इनके बारे में, इनमें केंद्रक होता है,
इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो आरबीसी उनके अंदर केंद्रक नहीं होता, ये ऊट और लामा को छोड़कर। लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रेनुलोसाइट होती है, एक होती है एग्रेनुलोसाइट होती है। ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होता है, ये 3 भागों के अंदर बांटी जाती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एओसिनोफिल्स। ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ज़्यादा भाग किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का सबसे ज़्यादा भाग होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। और जो एग्रेनुलोसाइट होता है वो बिना दाने वाली होती हैं, और ये होती है इनके अंदर थोड़े थोड़े महीने महीने दाने पाए जाते हैं। ये इनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के 2 पार्ट होते हैं, एक बीटा को, एक होता है टी। एक टी होती है और एक क्या होती है, बी पार्ट होता है, बीटा एंटीबॉडी होती है। मोनोसाइट क्या होती है, ये साइज में सबसे बड़ी होती है। मोनोसाइट साइज में सबसे बड़ी मोनो, और ये लिम्फोसाइट साइज में छोटी होती है। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, जब चोट लगती है ना उससे सबसे पहले पहुंचती है। पूछा गया क्वेश्चन, चोट वाली जगह पर सबसे पहले कौन सी जो है कोशिकाएं पूछती है, तो न्यूट्रोफिल्स वाली पूछती हैं। लेकिन जो लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे तो बीटा है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये क्या काम करती है, लिम्फोसाइट क्या बनाती हैं, बीटा कोशिका होती है वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। और जो क्या एंटीबॉडीज़ यानी जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो जाती है उनके विरुद्ध लड़ने का काम कौन करता है, बीटा कोशिकाएं। और लेकिन जो ये टी कोशिकाएं होती है सीधा डायरेक्ट हमला करती हैं, सीधा कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती। फिर होती हैं प्लेटलेट्स, इसको हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं। इनको वैज्ञानिक नाम क्या है, इनका थ्रोम्बोसाइट है। ये इनका आकार निश्चित नहीं होता, संख्या में ये 1.5 से 4 लाख होती हैं। रक्त का थक्का, इनका काम क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाने का काम है प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाने का काम करती हैं। ये केवल स्तनधारियों के अंदर पाई जाती हैं। ये प्लेटलेट्स याद रखना है, ये केवल स्तनधारियों के अंदर पाई जाती हैं। और ये रक्त का थक्का बनाने में और इम्पोर्टेंट भाग किसका है, विटामिन के का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैल्शियम की भूमिका भी होती है, विटामिन के की भी भूमिका। और प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन एक हार्मोन प्रोटीन होता है, उसकी भी क्या इंपॉर्टेंस होती है रक्त का थक्का बनाने के अंदर। एक देखें जो रक्त का थक्का होता है कैसे है, देखो ब्लड क्लोटिंग। जब मान लो हाथ के अंदर कोई चोट लग जाती है, जब क्षतिग्रस्त सेल होती है ना, हिस्टामाइन एक हार्मोन रिलीज होता है, वो जानकारी देता है। फिर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन होता है एक, फिर उसको क्या करता है, ये थ्रोम्बिन के अंदर चेंज होता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फिर जो फाइब्रोजन वो हार्मोन उसको प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, उसको किसके अंदर चेंज करता है, फाइब्रिन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो ये थ्रोम्बिन हार्मोन है, थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, ये फाइब्रोजन प्रोटीन होता है, उसको फाइब्रिन के अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। फिर क्या होता है, जो ब्लड क्लोटिंग होता है ना, वो शुगर वाले मरीज़ के अंदर ब्लड क्लोटिंग यानी जब लग जाए ना शुगर वाले मरीज़ को कोई चोट, तो वो रक्त रुकता नहीं है, बहता ही जाता है। एक ऐसा ही हीमोफीलिया रोग के अंदर होता है ब्लड क्लोटिंग वाला। ये आनुवंशिक रोग भी होता है कि यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, हीमोफीलिया रोग होता है वो। फिर जो होता है ब्लड जमे नहीं, तो उसमें क्या हो जाता है, देखो जब ये हमारा ब्लड हम डोनेट नहीं करते, जब उनको सुरक्षित रखा जाता है तो उसके अंदर कौन सा क्या मिलाया जाता है, कौन सा केमिकल, तो सोडियम ऑक्जेलेट केमिकल मिलाया जाता है, जिससे कि वो जमे नहीं। एक क्वेश्चन होता है कि जो खून का रंग लाल है तभी होगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो खून का रंग नीला होगा। इम्पोर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन खून को मिलेगी तो उसका रंग लाल होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका रंग क्या होगा, नीला होगा। तब चोट लगती है तो वहाँ पर जब नीला पड़ जाता है ना, तो उसी के कारण होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं नसें हमारी। फिर होता है ब्लड ग्रुप, हम पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में, इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह को 2 भागों में बांटते हैं हम, एक होता है एवीओ सिस्टम, एक होता है आरएच सिस्टम। जो एवीओ सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी, कार्लस लैंडस्टीनर ने 1901 के अंदर किया, इसकी खोज की थी। वर्ल्ड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। इनके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और जो वर्ल्ड ग्रुप है कौन कौन से, ये 4 वर्ल्ड ग्रुप की खोज की थी इन्होंने। एक होता है ए, एक बी और एक ए बी और एक ओ। देखो जैसे एक व्यक्ति है, ये आरबीसी है, आरबीसी के यू एंटीजन, ये आरबीसी के ये क्या है, एंटीजन है, ए और बी, ए बी और ओ, ये एंटीजन है ना। देखो किसी पुरुष के अंदर तो ये ए एंटीजन पाया जाता है, किसी के अंदर ये दोनों भी पाए जाते हैं। जैसे एक किसी पुरुष के अंदर दोनों है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। सतह पर पाए जाते हैं ये प्रोटीन। ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं एक प्रकार से। एंटीजन क्या होते हैं, एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ग्लूबो प्रोटीन भी बोला जाता है इनको। ये क्या होता है, इन तो इस व्यक्ति का जो ये दोनों एंटीजन है, तो इस व्यक्ति का वर्ल्ड ग्रुप क्या हुआ, ए बी वर्ल्ड ग्रुप हुआ।
इसके मान लीजिए एक दूसरे व्यक्ति के आरबीसी उसके अंदर ओनली एक एंटीजन मिला तो उसका वर्ल्ड ग्रुप क्या हुआ, ए हुआ। अगर ये तीसरा व्यक्ति उसके अंदर ओनली बी एंटीजन है तो उसका ग्रुप भी क्या हुआ, बी हुआ। अगर अगर मान लिया एक व्यक्ति उसके अंदर कोई भी एंटीजन है, कोई भी ये प्रोटीन नहीं, कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी तो उसका क्या वो वर्ल्ड ग्रुप होगा, उसका ओ वर्ल्ड ग्रुप होगा। उसको क्या माना जाएगा, उसका वर्ल्ड ग्रुप ओ होगा। देखो एक दूसरा है आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम यानी कोलैंडस्टीनर ने इसकी खोज की 1940 के अंदर, यानी पहले तो इसकी खोज करी लेकिन बाद में 1940 के अंदर क्या किया, लैंडस्टीनर व वीनर दोनों ने मिल करके 1940 के अंदर एक आरएच फैक्टर भी खोज निकाला। आरएच फैक्टर क्या है, रिसस जो एक बंदर था उसकी जो सेल थी आरबीसी थी उनकी जो छानबीन की, उनके अंदर क्या किया, उनके अंदर आरएच फैक्टर नाम की एक वो पाई, ये एंटीजन नहीं पाया एंटीजन। लेकिन फिर लैंडस्टीनर ने सोचा कि जो ये आरएच फैक्टर है मनुष्य के अंदर भी क्यों नहीं हो सकता। इन्होंने दोबारा से खोज करी मनुष्य की तो उसके अंदर भी आरएच फैक्टर मिला। उससे क्या होगा, ये आरएच फैक्टर एक तो होता है पॉजिटिव और एक जिसके अंदर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और आरएच सिस्टम अगर ये नहीं मिला तो नेगेटिव। तो आरएच फैक्टर ये मनुष्य के अंदर भी होता है, बंदर के अंदर भी होता है। देखो फिर ये एंटीजन कौन कौन से, ए बी और ए बी, और जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं हो तो उसको क्या वर्ल्ड ग्रुप होगा, उसका ओ होगा। ये हो गया ना इसका एंटीजन। अगर ए एंटीजन है तो उसका वर्ल्ड ग्रुप ए, अगर बी एंटीजन है तो उसका वर्ल्ड ग्रुप बी, अगर ए बी है तो ए बी, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है आरबीसी के ऊपर व्यक्ति के अंदर तो उसके अंदर क्या होगा, ओ वर्ल्ड ग्रुप होगा। देखो फिर आगे पढ़ते हैं। आरएच सिस्टम, रिसस हमने पढ़ लिया था, रिसस बंदर के कारण खून को चेक किया और जिससे क्या है आरबीसी के अंदर उन्होंने आरएच फैक्टर एंटीजन, तीसरा एंटीजन प्राप्त किया। फिर क्या है इससे देखो पढ़ते हैं, मनुष्य में आरएच अगर है तो पॉजिटिव होगा, आरएच नहीं है तो नेगेटिव होगा। अब देखो ये तो एंटीजन कौन कौन से, ए और बी और आरएच, ये क्या है सारे एंटीजन है। और हम इसको पढ़ेंगे वर्ल्ड ग्रुप। कितने वर्ल्ड ग्रुप होते हैं, 8 वर्ल्ड ग्रुप होते हैं। देखो अगर देखो ए एंटीजन है किसी व्यक्ति के अंदर, बी भी एंटीजन पर उसके व्यक्ति के अंदर है आरबीसी के अंदर, और आरएच फैक्टर भी उसके में जो आरबीसी के अंदर स्थित है, अगर ये तीनों है तो क्या होगा, ए बी पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ए बी पॉजिटिव होगा उसका ब्लड ग्रुप। अगर ए एंटीजन है, अगर बी भी है लेकिन आरएच फैक्टर नहीं है तो उसका ए बी नेगेटिव होगा। देखो आरएच फैक्टर नहीं है ना तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो फिर क्या है, ए एंटीजन है लेकिन बी नहीं है और आरएच फैक्टर है तो क्या होगा, ए पॉजिटिव। इस आरएच फैक्टर है ना प्लस, लेकिन बी नहीं है तो ए है लेकिन ए पॉजिटिव। देखो इसमें ए है, बी एंटीजन नहीं है और आरएच फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, ए नेगेटिव होगा। देखिए इसमें है ए नहीं है, बी है और बी आरएच फैक्टर है तो बी पॉजिटिव होगा। अगर आरएच फैक्टर है ना तो बी पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो नहीं है ना किसी में तो नेगेटिव होगा। जैसे इसमें बी एंटीजन है तो बी नेगेटिव होगा, इसमें आरएच फैक्टर नहीं है। अगर ए बी नहीं है, बी भी नहीं है, आरएच फैक्टर है तो वहाँ पर कौन सा होगा, ओ पॉजिटिव होगा। अगर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, आरएच फैक्टर भी नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, ओ नेगेटिव होगा। अब देखो इनसे समझ खड़े करके देखो एंटीजन का काम क्या है, ये खून में कोई अनजान चीज़ आए जिसको ये पहचानते नहीं तो एंटीबॉडी बनाते हैं। देखो ये एंटीजन है, मान लो हाँ ये रहा, देखो मान लो एक व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है एक, इसके पास क्या है, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और एक दूसरा व्यक्ति है बी, मान लो उस आरबीसी के ऊपर उसके पास क्या बी एंटीजन है। अगर इसका खून है, इस व्यक्ति का खून इसको दिया जाए तो, लेकिन इसका तो बी था एंटीजन, इसका ए है तो ये क्या होगा, ये इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसका खून चेक किया जाता है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। तो इसका ब्लड ग्रुप तो ए है तो ए पॉजिटिव, लेकिन ए है लेकिन इसका क्या है, बी है, तो ये इसके कारण इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। फिर देखो एक होता है ए प्लस पॉजिटिव। ए प्लस पॉजिटिव क्या हो, सर्वग्राही, यानी सर्वग्राही यूनिवर्सल अडेप्टर, ये सर्वग्राही है, सबका खून ले सकता है। ए भी पॉजिटिव क्या कर सकता है, देखो ये हमने पढ़ा था, ए पॉजिटिव यहाँ से समझेंगे। ए प्लस पॉजिटिव क्या सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी खून ले सकता है, आरएच फैक्टर यानी आरएच फैक्टर पॉजिटिव है ये सभी से खून ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। इनके देखो
जो ए बी है ना, ए देखो ये ए आरबीसी है, एक व्यक्ति के अंदर ए बी है, बी बी है, आर एच फैक्टर भी है, तीनों है। तो ए से ए वाले जिसका एंटीबॉडी है उस व्यक्ति से भी खून ले सकता है। जिसका बी है एंटीबॉडी, जिसका एंटीजन, तो उससे भी खून ले सकता है क्योंकि इसके पास बी भी है। अगर किसी व्यक्ति का ए भी है ब्लड ग्रुप तो वो ए बी से भी ले सकते हैं क्योंकि इनके अंदर दोनों दोनों है, ए और बी दोनों है। और ओ वाला ओ है, मान ले किसी व्यक्ति का ग्रुप है तो ओ वाला, क्योंकि आर एच फैक्टर वाला इसके अंदर आर एच फैक्टर है तो ओ वाला भी क्या इसको खून दे सकता है। फिर ए बी पॉजिटिव होता है, ये किस किस का खून ले सकता है? ए नेगेटिव का, ए बी है ना वो नेगेटिव, तो ए नेगेटिव का, बी नेगेटिव का, ये नेगेटिव वाला का ले सकता है ए बी, क्योंकि इसके अंदर आर एच फैक्टर नहीं ना, तो प्लस पॉजिटिव वाला का नहीं ले सकता है। ए नेगेटिव है क्या, एक भी एंटीजन नहीं है, सभी को खून दे सकता है। ओ नेगेटिव वाला है बंदा क्या है, सभी को खून दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। देखो हमने पढ़ा था ओ नेगेटिव है ना, इसके पास कोई भी वो एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसी से भी ले सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहेगा कि आजा मेरे पास आजा, क्या है, इसी सभी से खून ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। देखो लेकिन जो अपने मनुष्य होते हैं 80% लोगों के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो ओनली 20% लोगों के अंदर नेगेटिव होता है, पूछ ले तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। जो रक्त का में आरबीसी होती हैं और डब्ल्यूबीसी होती है, उनका अनुपात कितना होता है, 600:1 अनुपात के अंदर होती हैं, यानी 600 आरबीसी और 1 डब्ल्यूबीसी, इतनी संख्या होती है इनकी। फिर क्या होता है, साइज़ में पूछ ले कि साइज़ के आधार पर सबसे बड़ी बड़ी कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। साइज़ में तो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है बड़ी, और सेकंड पे प्लेट्स बड़ी होती है, और लास्ट में सबसे छोटी होती है आरबीसी। मानव शरीर में किस अंग में रक्त पाया ही नहीं जाता, ऐसा कौन सा अंग है जिसके अंदर रक्त ही नहीं पाया जाता? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन, ये आ चुका है, कॉर्निया, जो अपना आँख के अंदर कॉर्निया होता है उसके अंदर रक्त नहीं होता। और ये कॉर्निया जब एक फैक्ट इसके और याद रखना, जो नेत्रदान हम करते हैं उसके अंदर जो कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, ये कॉर्निया भाग ही डोनेट किया जाता है। जो रक्त का शुद्धिकरण है किस कौन सी प्रक्रिया के अंदर होता है, डायलिसिस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे जो कि आए हुए क्वेश्चन है, जिससे कि हमें पता चले कि हमने कितना पढ़ा है कितना नहीं। जैसे कि क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? खून का रुकाव विटामिन के की वजह से क्या है, बंद नहीं होता। विटामिन के की वजह से क्या है, रक्त का थक्का जमने क्या करता है, काम आता है विटामिन की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो रक्त समूह है सर्वदाता है, यानी सबको खून दे सकता है? सर्वदाता यानी डोनर, यूनिवर्सल डोनर, सभी से ले सकता है। सर्वदाता कौन सा होता है, सर्वदाता जो सभी से खून, सभी को खून, सर्वदाता, दाता होता है देने वाला, दाता होता है देने वाला, सभी से खून क्या है, सभी को खून दे सकता है। कौन सा, ओ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता इसलिए सभी को दे सकता है इससे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है, क्वेश्चन कौन सा है, जो आरबीसी होती हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, अस्थि मज्जा में, तो बिना देखे ही बता देंगे हम। एक होता है आरबीसी, जो आरबीसी का जीवन काल 120 है, तो हम छोटे थे तब तक पढ़ते आ रहे हैं। ये देखो, एक ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी, 1901 के अंदर की थी। और कौन से क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आगे देख लेना, कंपटीशन बहुत होगा क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ते हैं सारा दिन। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? रुधिर बैंक किसको कहा जाता है, ब्लड बैंक, क्योंकि इसके अंदर तिल्ली यानी सप्लिन को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्लेटलेट्स विद्यमान होती है, इसके अंदर आरबीसी होती हैं, बनती है, वहीं पर क्या होती है, नेस्ट होती है। और क्या होती है, सफ़ेद डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या करती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बनाए हुए रखती है हमारे शरीर की। और एक हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, अगर कोशिकाओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, क्या बनता है, टिश्यू बनता है। बस ये नहीं, और क्वेश्चन 2-3 एक देखो, निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? कब्रिस्तान किसको, ये प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर नष्ट होती है और यहीं पर फिर दोबारा से जनरेट होती है। आर एच फैक्टर का पता किसने लगाया था, ये लैंडस्टीनर और वी एनर ने लगाया था। कब लगाया था, 1940 के अंतर्गत लगाया था।
मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ये आप पीछे भी आ चुका है। तिल्ली यानी स्प्लीन रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इकट्ठा कहाँ होते हैं ये स्प्लीन के अंदर। इसका वजन कितना होता है? 150 ग्राम। मृत्यु के बाद लाल रक्त कणिकाएं चली जाती हैं, यानी जब आरबीसी क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती है, तो स्प्लीन के अंदर ही क्या होती है, रहती है। तो यही थे एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। धन्यवाद। एसएससी और इस मैं गारंटी लेती हूँ कि जो एचएससी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर इसमें इस कक्षा को हमने ध्यान से पढ़ लिया ना, क्लास को, तो एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और ज़रूर करना। धन्यवाद।